Welcome back everyone to my channel Live, Learn and Grow. So today's video is on Q&A session on kidney transplant, kidney disease and life after it. This is the second part. To view my first part, I will share the link in the description box. You can go and check there. So without wasting much time, let's begin. बिदू आई थिंक बिदू नाम है, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया हो तो बिदू जी इन्होंने लिखा था आई एम अ सीकेडी पेशेंट एंड ऑल्सो डायबिटिक 2, तो उनको शुगर भी है। कैन आई ऑल्सो ईट 2 मैरिज बिस्किट अ डे? यस, मैं डिनर डाइट में मैरिज बिस्किट लेती थी एंड यू ऑल कैन ईट मैरिज बिस्किट अ डे। पर अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर फ्री भी मैरिज बिस्किट आता है, आप शुगर फ्री लीजिए। बिकॉज आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मुझे नो डायबिटीज हो गई थी, मैंने स्विच कर लिया था शुगर फ्री मैरीगोल्ड बिस्किट्स पे। बिकॉज हमें बहुत भूख लगती थी और स्नैकिंग करने का बहुत मन करता था, तो मैरीगोल्ड बिस्किट मैंने बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट दोनों टाइम खाया है। शुगर फ्री खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं, या आप खा सकते हैं। पर जब भी आप कभी भी रीनल डाइट में कुछ चेंजेस लाना चाहें या कुछ घटाना या बढ़ाना चाहें, बिकॉज मैंने अपने हाउ आई मैनेज माई रीनल डाइट ऊपर लिंक आ रहा होगा, सो इसमें मैंने मेंशन किया है कि कैसे मैंने रीनल डाइट को मैनेज किया। क्योंकि रीनल डाइट आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। फूड रिस्ट्रिक्शन, आपको कुछ चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी, पर आप थोड़ा बहुत अपनी रीनल डाइट को मैनेज कर सकते हैं। मैंने बताया अपने वीडियो में कि अगर पोटेशियम ज्यादा आ रहा है तो पोटेशियम कंटेंट की चीजें आप कम कर दीजिए। गूगल तो है ही है, गूगल आपकी हेल्प करेगा हर फूड जो भी आप खा रहे हो उसके बारे में बताने में कि इसमें कितना क्या क्या एलिमेंट है, कितना प्रोटीन एलिमेंट है, कितना पोटेशियम एलिमेंट है या कितना फॉस्फोरस एलिमेंट है, वो सब कुछ बताते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो उससे आपकी रीनल डाइट प्रॉपर आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप रीनल डाइट में कुछ भी नया ऐड कर रहे हो तो एक बार अपने डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर एडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृति रावत ने पूछा था वेजिटेबल कौन कौन सी लेती थी आप जब आप रीनल डाइट में थी? मैं जब रीनल डाइट में थी तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी, मतलब लाइक मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि मैं बहुत जल्दी बोर हो गई हूँ, पर ऑब्वियस मुझे पता है कि रीनल डाइट में रहना कैसा है। मैं 4 to 5 years रीनल डाइट में रही हूँ, वही चीज़ रोज़ खाना इज़ वेरी टफ। मुझे डॉक्टर ने चार्ट दे दिया था, सब कुछ रीनल डाइट का चार्ट मिलता है, उसमें लिखा रहता है कौन कौन से वेजिटेबल्स आप रीनल डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पर जब भी कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट रीनल डाइट में आप खाएं, हमेशा उसको ब्लांच करके खाएं। डायरेक्ट ईटिंग नहीं करें बिकॉज उससे यूरिया बढ़ जाता है। तो हमेशा पहले गर्म पानी में रखें, गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में रखें, तब सब्जी बनाएं, वरना यूरिया बढ़ जाएगा। हमेशा ब्लांच करके ही सब्जी और फल को खाएं जब आप रीनल डाइट में हो। मैंने खाया था बॉटल गोट खाया था, तरोई खाई थी, लेडी फिंगर खाया था, परवल खाया था, ऑनियन खाया था, रेड कैप्सिकम खाया था रीनल डाइट में, पंपकिन खाया था। ऐसे ही हैं वेजिटेबल्स जो मैंने खाए थे। और फ्रूट में एप्पल मोस्टली खाती थी, पपाया खाती थी, और 2 days एप्पल 1 day पपाया ऐसे खाती थी। गुआवा खाती थी, कभी कभी गुआवा भी ऐसे चेंज लाने के लिए खाती थी, पर मोस्टली मैंने एप्पल एंड पपाया खाया। गुआवा और एक फ्रूट आता है दैट इज नाशपाती, वो भी मैंने रीनल डाइट में खाई है। पर अगर आपका पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है रिपोर्ट में तो फ्रूट्स का लिमिट बहुत कम कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रूट में हाई इन पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ने पूछा है कि डोनर की लाइफ कितने टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है अगर लिविंग डोनर हो तो? देखिए, ये मैंने पहले मेंशन नहीं किया था जब मुझसे पूछा गया था कि किडनी ट्रांसप्लांट कितना सक्सेस है। किडनी ट्रांसप्लांट इस पर भी डिपेंड थोड़ा बहुत करता है कि आपका डोनर कौन है। अगर लिविंग डोनर है तो सक्सेस रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं, अगर डिसीज डोनर है तो उसके थोड़े कंपेरेटिवली कम होते हैं। लिविंग डोनर बिल्कुल आराम से किडनी डोनेट कर सकते हैं बिना डरे। उनकी लाइफ विद इन अ मंथ नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उनको इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। विद इन हॉस्पिटल उनको विद इन 3 to 4 days डिस्चार्ज मिल जाता है। हम लोग को 7 days एंड अबव रखा जाता है, और विद इन अ मंथ उनकी लाइफ प्रिटी नॉर्मल हो चुकी होती है, और हमारे को 3 month तक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने को कहा जाता है। तो कंपेरेटिवली डोनर की लाइफ बहुत जल्दी रिकवर करते हैं डोनर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर डोनेट कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस
डॉक्टर की लीजिए, डोनर एंड रेसिपिएंट बोथ। पर डरने की बात नहीं है, किडनी डोनेट वो कर सकते हैं, उसके बाद भी वो लाइफ अपनी नॉर्मल जी सकते हैं। अखिल ने मुझसे पूछा था कि एवी फिस्टुला सर्जरी के कितने दिन बाद आप बात कर सकते हैं, बॉल को कितने टाइम प्रेस करना है। देखिए, बॉल एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग डायलिसिस, क्योंकि वही आपकी एवी फिस्टुला को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। तो मैं पूरे टाइम हाथ में बॉल रखती थी, कभी बॉल को मैंने छोड़ा ही नहीं, सोते समय से छोड़ा था, ऑल टाइम बॉल को हाथ में रखती थी और जब मर्जी करे तब मैं प्रेस करती रहती थी। अदरवाइज डॉक्टर एडवाइस करते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे बॉल एक्सरसाइज करने के लिए। पर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में जितने दिन तक, जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, मैं बॉल को हमेशा हाथ में रखी। इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं 1 वीक तक बॉल एक्सरसाइज कर रही थी, बिकॉज उन्होंने फिस्टुला के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था। मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एवी फिस्टुला का क्या हो जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो यस, मेरा फिस्टुला डेड हो गया है एंड विद इन मंथ मेरा फिस्टुला डेड हो गया था। और मेरे को उस पर भी कुछ सब्सक्राइबर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी का तो नेक्स्ट डे ही डेड हो गया था ट्रांसप्लांट के बाद। सबका इतना एक्सपीरियंस है। मेरा तो 1 मंथ में डेड हो गया था और मैंने ये पूछा ही नहीं कि ये फिस्टुला, उस समय तो मुझे पता था नहीं निकलेगा, उस समय इस फिस्टुला को कुछ नहीं किया जाएगा, बिकॉज आफ्टर ट्रांसप्लांट तुरंत फिस्टुला को इसलिए नहीं निकालते हैं कि इन केस रिजेक्शन हुआ तो डायलिसिस करने के लिए उनके पास ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल हो आपको रोकने के लिए, तो अगर नीड पड़ जाए डायलिसिस की ट्रांसप्लांट के बाद तो। पर वर्स्ट केस में ऐसा ना हो, पर आई होप फॉर ऑल। पर किसी ने पूछा था कि अगर जैसे फिस्टुला डेड हो गया है तो क्या हम उससे अभी भी वेट नहीं लिफ्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, फिस्टुला वाले हैंड से भी करती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप इतना कर सकते हैं अगर फिस्टुला डेड हो गया है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। इन्होंने पूछा था बात कितने टाइम बात कर सकते हैं। तो जब एवी फिस्टुला की सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद आपको टाइम लगता है, 1 मंथ तक लगता है एवी फिस्टुला को प्रिपेयर होने के लिए फॉर डायलिसिस। 1 to 2 मंथ लगता है। तो वो जब तक घाव आपका है, स्टिचेस हैं, वो पूरे कम्प्लीटली सूख ना जाए, जब तक वो सूख ना जाए उस पर पानी नहीं लगना चाहिए। तो आप बात कर सकते हैं, उस हैंड को मत भिगाइए, आप बात डेफिनेटली कीजिए, डेली कीजिए, पर उस हैंड पे पॉलिथीन रैप कर लीजिए और उस पर पानी नहीं लगना चाहिए। जब सारे स्टिचेस सूख जाए, एकदम कम्प्लीटली ड्राई हो जाए आपका वुंड और कोई वुंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप प्रॉपर हैंड में भी पानी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमन डे है एक, इन्होंने पूछा था कब तक मास्क पहनना पड़ता है आफ्टर ट्रांसप्लांट। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए, ये मन में मत लाइए कि कब तक मास्क पहनना पड़ता है। जैसे कि इस समय सिचुएशन चल रही है, जो पेंडेमिक चल रहा है, उसने तो सबको मास्क पहना दिया है। पर अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है, आपको पता है आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो मास्क को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। ये मन में कभी क्वेश्चन ही नहीं आने दीजिए कि कब तक मास्क पहनना पड़ता है। ऑब्वियस मैं हमेशा मास्क नहीं पहन के रखती, पर मैं हमेशा कैरी करके रखती हूँ। तो मैं एडवाइस भी यही कहूँगी, आफ्टर ट्रांसप्लांट आपके पास मास्क हमेशा कैरी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मास्क के बिना घर के बाहर निकलें। पहनना ऑल टाइम नेसेसरी नहीं है, वो आप खुद देख सकते हैं, आप किस प्लेस पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मास्क को पहन या उतार सकते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ तक मैंने मास्क तो बिल्कुल नहीं उतारा था, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर गई थी तो मैं मास्क नहीं उतारी थी फॉर फर्स्ट 6 मंथ। उसके बाद मैंने मास्क को धीरे धीरे उतारना कर दिया था शुरू। फर्स्ट 6 मंथ तक मैंने प्रॉपर मास्क पहना था। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप फर्स्ट 3 मंथ तक प्रॉपर मास्क पहन के फिर उसको धीरे धीरे डॉक्टर से कंटिन्यू कॉन्टैक्ट बना के रखिए। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना शेयर कर रही हूँ डॉक्टर को, पर हमेशा अपने साथ रखिए कोई भी डिसीजन में, चाहे वो एक्सरसाइज का डिसीजन हो, चाहे कुछ भी हो। एक्सरसाइज कैसे कैसे करनी है आफ्टर ट्रांसप्लांट, एक्सरसाइज का प्रॉपर प्रोग्राम होता है ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए, जो डॉक्टर आपको गाइड करते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आप हमेशा वॉकिंग से ही स्टार्ट होता है ट्रांसप्लांट का, बिकॉज हमेशा स्लो एरोबिक, लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस ही अलाउड की जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांट स्टार्टिंग में। वॉकिंग के बाद धीरे धीरे आपको बोलेंगे कि जब आप 6 मंथ बीत जाएंगे तब आपको बोलेंगे कि अब आप वॉकिंग को ब्रिस्क वॉकिंग को जॉगिंग में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी आप लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाए आप जंपिंग जैक्स वगैरह भी कर सकते हैं। पर हमेशा एक साथ एक्सरसाइज मत कीजिए, अपने बॉडी को प्रेशर मत दीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। और एक्सरसाइज को भी अपना पार्ट बनाइए आफ्टर ट्रांसप्लांट। मैं इसमें थोड़ी सी कच्ची हूँ, मेरे से डेली एक्सरसाइज नहीं हो पाती, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मिस ना करूँ एक्सरसाइज। संदीप आर रमेश जी हैं, उन्होंने पूछा था आफ्टर 6 मंथ ऑफ ट्रांसप्लांट कैन वी ईट वॉट एवर वी वॉन्ट। यस, दिस इज द ओनली फ्रीडम
लुक अप टू आफ्टर ट्रांसप्लांट कि यस मैं आज़ाद हूँ रिस्ट्रिक्शन से, पर इसका मतलब ये नहीं है वॉट एवर यू वॉन्ट। मतलब देयर इज ऑलवेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट पेशेंट को ग्रेप्स ऑल टाइम मना हो चुका होता है। रॉ फूड स्टार्टिंग में नहीं खाने को दिया जाता है। आफ्टर 1.5 ईयर्स मैंने रॉ फूड खाना शुरू किया था, लाइक सैलेड और अंकुरित अनाज। फर्स्ट 1.5 ईयर्स तक मैं अंकुरित अनाज और रॉ फ्रूट्स नहीं खाती थी, और उसके बाद एडवाइस किया डॉक्टर ने, नाउ यू कैन स्टार्ट। तो आप खा सकते हो घर पे बना। मैं मोस्टली हमेशा कहती हूँ घर पे बना खाइए, जो भी आपका खाने का मन करे आप घर पे बनाइए, घर पे बनवाइए और खाइए। बाहर का फूड अवॉइड कीजिए जितना हो सके, पर इन केस आप बाहर जा रहे हो, आपको बाहर खाना पड़े तो मैं प्रिफर करती हूँ, मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप तंदूरी आइटम खाइए जो हाई हीट हाई प्रेशर पे बनता हो। तो दैट वो फूड मैं एडवाइस करूँगी। बाकी आप खा सकते हैं कुछ भी, आप ट्रांसप्लांट के बाद आपको अलाउ है। आप ध्यान रखिए, मैं फ्राइड फूड अभी तक नहीं खाती, मैं कभी भी नहीं ऑप्ट करती, चाहे घर का हो चाहे वो मैं पकौड़े नहीं खाती हूँ। तो मैं फ्राइड फूड नहीं खाती हूँ, और मैं मैदा नहीं खाती हूँ, जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। मैं मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, मैं मैदा नहीं खाती हूँ, मैदे के कोई प्रोडक्ट्स नहीं खाती हूँ मैं। सो मैं आई डोंट ईट भटूरा, मैं छोले के साथ रोटी खाती हूँ ट्रांसप्लांट के बाद। तो इट्स अप टू यू, आप कितनी अपनी बॉडी को कब तक वो कितनी हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो फूडिंग हैबिट्स अच्छी हेल्दी फूड है हैबिट्स अगर आप बिल्ड करें आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो आपकी किडनी की लाइफ ऑल लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। यस यू कैन ड्रिंक मिनरल वाटर, संदीप जी ने ये भी पूछा था। सुजल जी ने पूछा था कि जिनका पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है प्लीज़ उनके लिए कोई रेसिपी बताइए। सुजल जी, पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स में होता है, मैंने आपको रिप्लाई किया था। पोटैटो में होता है, टोमेटो में होता है, और बाकी आप गूगल कर सकते हैं जब भी आप कोई भी नया फूड खाएं कि उसमें क्या कंटेंट है। उस सबको हटा दीजिए, वो चीज़ अपने खाने में नहीं डालिए, और फिर वो पोटेशियम लो पोटेशियम डाइट हो जाएगी, लो पोटेशियम रेसिपी हो जाएगी। अदरवाइज मैं और रेसिपीज़ अभी अपलोड करूँगी रीनल डाइट की। मैं वापस जाऊँगी अपने सीकेडी पेशेंट्स के लिए भी कि उनको और भी रीनल डाइट चाहिए हो और क्या क्या रीनल डाइट में खा सकते हैं वो, तो मैं और रेसिपीज ज़रूर शेयर करूँगी। सना खान है, उन्होंने मुझसे पूछा था किसी की एक किडनी ट्रांसप्लांट होती है दोनों? तो जनरली सिर्फ एक ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है, एक ही न्यू किडनी दी जाती है, मतलब लगाई जाती है, और जनरली ऐसा ही होता है जितना मुझे नॉलेज है। पर मैंने खुद सुना है बहुत लोगों ने दोनों किडनी ट्रांसप्लांट कराया, तो माइट बी दैट विल बी पॉसिबल, पर जनरली एक ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है, एक ही नई किडनी लगाई जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत लोगों को गलतफहमी, इवन मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को, उनको ऐसा लगता है कि ओल्ड जो किडनी है वो निकाल के नई किडनी वहाँ प्लेस की जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में आपकी पहले की दोनों किडनी आपकी बॉडी में ही रहती है और न्यू किडनी प्लेस की जाती है। तो टोटल आपके पास 3 किडनी हो चुकी होती है, 2 कम वर्किंग की एंड 1 न्यू वर्किंग किडनी। तो ओल्ड किडनी को निकाला नहीं जाता है अनटिल अनलेस वो आपको प्रॉब्लम ना दे। अगर वो कुछ प्रॉब्लम दे रही होगी आपकी बॉडी को तो ही डॉक्टर निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। हाँ, ऐसा ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल के आर ने पूछा है, डॉक्टर सजेस्टेड मी किडनी ट्रांसप्लांट, माय क्रिएटिनिन इज 8 एंड आई एम अंडरगोइंग डायलिसिस, माय ब्लड ग्रुप इज O पॉजिटिव एंड माय फैमिली मेंबर हैज A पॉजिटिव, कैन आई गो फॉर ट्रांसप्लांट? यस यू कैन गो। जैसा कि मैंने कहा है, सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट के लिए चेक करते हैं डॉक्टर, बट डिफरेंट ब्लड ग्रुप भी ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपका और आपके डोनर का ब्लड ग्रुप अलग है। इसके लिए एक सिंपल एक्स्ट्रा प्रोसेस और होती है ब्लड फिल्ट्रेशन की। सो उस प्रोसेस के बाद डिफरेंट ब्लड ग्रुप भी एक दूसरे को किडनी डोनेट कर सकते हैं, मतलब डोनर रेसिपिएंट को डोनेट कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप अलग है तो उसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक सिंपल एक्स्ट्रा प्रोसेस और होगी, थोड़ा सा एक ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस और होगा, एंड यू कैन गो फॉर ट्रांसप्लांट। सो डिफरेंट ब्लड ग्रुप है तो भी आप ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल बिना टेंशन लिए कोई भी। हसीना सईद ने मुझसे पूछा है कि अंडरवेंट फॉर ट्रांसप्लांट एंड इज गोइंग टू बी 5 months। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एनी टिप्स टू मेंटेन वेट? आई हैव गेन 10 kg। ओह माय गॉड, दैट इज माय केस। और ये मैंने अपने हर वीडियो में शेयर किया है कि ट्रांसप्लांट की मेडिसिन के बाद बहुत वेट गेन होता है। आई पर्सनली वेट गेन, जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रही थी तब मेरा 42 kg था और उसके बाद 62 kg हो गया वेट, तो 20 kg ऑलमोस्ट गेन किया। ऑब्वियस 42 मेरा बिलो वेट था मेरी हाइट के हिसाब से, तो मैं हाइट के हिसाब से 48 kg अराउंड मेरा वेट 48 to 50 kg होना चाहिए था। सो मैंने बहुत ज़्यादा, अगर 48 में अगर लेके चलती हूँ तो 14 किलो मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था। तो यस,
ओनली टिप इज़ कि तुरंत आप अपने डाइटिशियन से संपर्क करें पहले तो, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद हम लोग को अचानक से जब बहुत कुछ खाने को मिल जाता है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है तो वेट गेन होना स्वाभाविक है। ये तो स्वाभाविक बातें है ही है, प्लस जो मेडिसिन मिलती है, जो स्टेरॉइड मिलती है एंड अदर मेडिसिन मिलती है, उसका साइड इफेक्ट ही यही है कि आपका वेट गेन होगा ट्रांसप्लांट के बाद। तो डाइटिशियन से तुरंत संपर्क करें, वो आपका डॉक्टर आपको लिख देगा कि किस हिसाब से डाइटिशियन से अपनी डाइट बनाओ, आप डाइटिशियन प्रॉपर डाइट बनाएं एंड उसको फॉलो करें। डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका खाना फिर से बंद हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे ऐसा ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल फील नहीं हुआ जब मैंने डाइटिशियन से इससे बारे में बात की कि मेरा इतना वेट गेन हो रहा है, मुझे थोड़ा प्रॉपर डाइट बता दीजिए मैं कैसे कैसे खाऊं। तो मेरे को ये बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं खाना बंद कर दे रही हूँ। खाना तो बंद करना बिल्कुल भी डाइट नहीं होता है, बस वो प्रॉपर एक मैनेज कर देती हैं, आपके ईटिंग हैबिट्स को 5 to 6 टाइम में तोड़ देती हैं। तो क्या होता है, उससे आप बहुत ज़्यादा नहीं खाते हो, उतना ही खाते हो पर बहुत टुकड़ों में तोड़ के खाते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका वेट गेन उतना स्पीडी नहीं होता है। एज थिंग इज एक्सरसाइज। सिर्फ 2 ही बातें हैं फॉर वेट लॉस, डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो आप हैवी एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वॉकिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं है। बहुत लोगों को लगता है अरे वॉकिंग से क्या होगा, वॉकिंग क्या होगा। वॉकिंग स्लो प्रोसेस है, नो डाउट। जो हैवी एक्सरसाइजेस होती है उससे थोड़ी स्लो प्रोसेस है वॉकिंग, पर वॉकिंग बहुत हेल्प करती है वेट लॉस करने में। सो वॉकिंग को तो बिल्कुल भी आप नहीं जाने दीजिए। और फिर जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाए आप अपनी एक्सरसाइज की थोड़ी इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, वैसे आप थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं, लो इम्पैक्ट से मीडियम इम्पैक्ट। और कार्डियो एक्सरसाइजेज अलाउड होती हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, अवॉइड इट। वो अगर गाइड नहीं करें तो प्लीज़ डोंट डू इट। संदीप जी ने पूछा था कैन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट ईट आइसक्रीम और कोल्ड आइटम्स आफ्टर 6 मंथ। आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है थोड़ा कि हम आइसक्रीम या कोल्ड आइटम्स नहीं खा सकते आफ्टर ट्रांसप्लांट। यस यू कैन ईट। मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ घर का बना खाइए। अब घर पे बने क्यों नहीं, आप ठंडा दूध पीजिए। नो, कोई भी मनाही नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप ठंडा दूध नहीं पी सकते, बिल्कुल पी सकते हैं। आइसक्रीम खा सकते हैं, घर पे बनाइए, जमाइए, खाइए, कुल्फी बनाइए, रबड़ी बनाइए। आफ्टर ट्रांसप्लांट कैन आई ईट चिकन और फिश, मस्ती की दुनिया ने पूछा था। सो दो आई एम प्योर वेजिटेरियन, मेरे दिमाग में कभी ये आया नहीं कि मुझे कभी खाना ही नहीं था। पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ट्रांसप्लांट के बाद हाई प्रोटीन इंटेक डेफिनेटली लेने को कहा जाता है। स्पेशली कहा जाता है ट्रांसप्लांट के बाद हाई प्रोटीन डाइट खाने को। तो हाई प्रोटीन डाइट जब आप खाते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट में एग तो हमेशा इंक्लूडेड होता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं डाइटिशियन के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप नॉनवेज नहीं खाती पर एग खाती होंगी। पर मैं प्योर वेजिटेरियन थी तो आई डोंट प्रिफर डैट ऑल्सो। सो आप एग तो इंक्लूड कर ही सकते हैं। और जहाँ तक रही बात चिकन एंड फिश की, तो आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कीजिए बिफोर इंक्लूडिंग इन योर डाइट। सो जब मैंने एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी, जब मैं ट्रांसप्लांट के बाद गई थी, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट इंटेक करने को कहा जाता है, तो डाइटिशियन ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रोटीन भी 2 तरह से होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 प्रोटीन। तो जितने भी हम दाल खाते हैं, जितने भी चना, छोला, राजमा या फिर अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये सारी जो दालें होती है टाइप 2 प्रोटीन होता है। अगर मैं नॉन वेज, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा था कि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आपकी बॉडी को डायरेक्ट ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में, वो टाइप 1 प्रोटीन होता है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मैं भी रिफर करूँगी, आप प्लीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, पर कितना करना है डाइटिशियन से पूछ लीजिएगा, क्योंकि पनीर अगर हाई प्रोटीन है तो पनीर आपकी कैलोरीज को, फैट को भी बढ़ाता है। आप फुल मिल्क कहीं पनीर ना बना रहे हो, स्किम्ड मिल्क का पनीर बनाइए, घर पे छेना फाड़िए, घर पे खाइए, बाहर का पनीर मत खाइए क्योंकि बाहर का पनीर फुल फैटी होगा, आई नो इट। सो ऐसे ही आप अपने डॉक्टर से पूछिए और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को ऐड कीजिए, पर ध्यान रखिएगा कहीं वो आपका वेट गेन ना कर रहा हो। पूजा शाह ने मुझसे पूछा था कि एक्सपीरियंसिंग सेम नाउ। पूजा शाह भी मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, ये शायद प्री ट्रांसप्लांट से पहले से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट भी स्टिल शी इज़ कनेक्टेड। थैंक यू सो मच पूजा शाह। तो एक्सपीरियंसिंग सेम नाउ, व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक इन डाइट नाउ, माई शुगर इज ऑल्सो राइजिंग, टेकिंग मेडिसिन 1 month पोस्ट ट्रांसप्लांट। यस, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, तो डाइटिशियन से प्लीज़ मिलेगा, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी और मेरा शुगर लेवल 350 तक जाता था। आई एम टेकिंग इंसुलिन, मैंने 3 टाइम इंसुलिन लेनी शुरू कर दी थी। और तो इतना ज़्यादा भूख लगती थी मुझे, इतना ज़्यादा भूख लगती थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लाइक लिटरली आई वॉज क्राइंग फॉर फूड। ऐसे भूख लगती थी मुझे, एवरी 2 hours मैं खाती थी। एंड
कितना भी खा लो, कभी भी मैं कंप्लीट या फुल फील करती ही नहीं थी कोई भी अपने मील से, इतनी भूख लगती थी। तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जब हम खाने लगते हैं तो वो भी हमारा शुगर, जब अगर आपको नो डाइट डायबिटीज़ हो जाता है तो फिर वो भी कंटेंट बनाने लगता है। तो जब आप डाइटिशियन से मिलेंगी तो वो आपसे कहेगा कि आप बनाना हटा लीजिए फ्रूट में, ऐसे ही वो आपको डायबिटिक रिलेटेड भी कुछ एडवाइस देगा जो फ्रूट और फूड है, वेजिटेबल्स हैं, जो उस समय आपको अवॉइड करने चाहिए कि एक बार आपका शुगर बैलेंस्ड हो जाए। ऐसा नहीं है उसको आपको लाइफ टाइम हटा देना, आप खाइए, कभी कभी खाइए, डेली मत खाइए। सो वो आप नो डाइट डायबिटिक डाइट फॉलो कीजिए अगर आपका शुगर राइज कर रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांट। और स्टार्ट वॉकिंग, शुगर के लिए भी इकलौती एडवाइस है, स्टार्ट वॉकिंग। 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, आधे घंटा कीजिए, आधे घंटे तक वॉक कीजिए अगर आप कर सकें तो। स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, बॉडी को एक साथ प्रेशर मत दीजिए। देश निशान गर्ग, उन्होंने को भी सेम प्रॉब्लम थी, उनको मेरे एक्सपीरियंस से लगा कि उनको भी सेम चीज़ है, उनको भी टूट दिखे था बिफोर ट्रांसप्लांट। मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है कि मिस्टेक्स आई हैव डन बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट, उसमें मेंशन किया है। तो मेरे को टूट दिखे था, जो मैंने अपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट जिनसे मैंने ट्रांसप्लांट कराया उनको मेंशन नहीं कराया। आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मैंने ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे बहुत गुस्सा किया एंड ही टोल्ड मी कि ट्रांसप्लांट से पहले अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्योंकि टिल 1 ईयर तक वो आपको कोई और अंडर प्रोसेस नहीं जाने देते हैं, चाहे वो टूथ का हो चाहे आई का हो। तो अगर आपकी बॉडी में कोई और भी प्रॉब्लम चल रही है एक्सेप्ट किडनी डिसीज तो वो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि टूथ की बहुत छोटी सी प्रॉब्लम मैंने मेंशन नहीं की। मुझे लगा कि अरे पहले मैं इन सबसे निपट लूँ, सीकेडी से निपट लूँ, किडनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टूथ का कुछ इलाज कराना, आपको रूट कैनाल कराना है या टूथ निकलवाना है, टीथ निकलवाने हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। प्री ट्रांसप्लांट ही वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, तब आप करवा सकते हैं। पर ट्रांसप्लांट के 1 ईयर तक डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करेंगे। सो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। सलोनी टागडे ने मुझसे पूछा था कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए मेडिसिन मिलती है। यस, ऑब्वियस, ब्लड प्रेशर अगर आपको बीपी है तो पहले से जो मेडिसिन चल रही होगी या तो वही कंटिन्यू करेंगे या तो चेंज कर देंगे, पर ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन मिलती है। और उन्होंने पूछा था कि हीमोग्लोबिन फ्लक्चुएट करता है। यस, ट्रांसप्लांट के बाद मेरा हीमोग्लोबिन बहुत फ्लक्चुएट किया, स्टिल अभी भी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद मेरा हीमोग्लोबिन 9 हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ और अभी भी वो फ्लक्चुएट करता है। किसी रिपोर्ट में कभी कम आ जाता है, कभी किसी रिपोर्ट में वापस नॉर्मल हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन फ्लक्चुएट करता है। अगर बहुत ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर उसके लिए अलग से फिर मेडिसिन या फिर आयरन की टैबलेट या फिर इंजेक्शन देंगे, वरना अदरवाइज नीड नहीं है। फ्लक्चुएट करता है हीमोग्लोबिन, तो उसको अलग से उसका आप डॉक्टर पढ़ेंगे आपकी रिपोर्ट तो वो एडवाइस कर देंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरा भी फ्लक्चुएट करता है हीमोग्लोबिन ट्रांसप्लांट के बाद। कल्याणी कदम, शी इज़ रियली, ये भी मेरे साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ी हुई थी। तो कल्याणी कदम रियली थैंक यू। और इन्होंने एक वीडियो का तो बहुत ज़्यादा वेट किया। सो कल्याणी कदम, मैं डेफिनेटली वो वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। एंड इन्होंने मुझसे पूछा था कि हैव यू ट्राइड इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबके दिमाग में आता है जब वेट लॉस का तरीका, जब वेट लॉस करना होता है तो हम गूगल करते हैं कि क्या क्या हम वेट लॉस में कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये भी एक ट्रेंड है वेट लॉस के लिए। और हाँ, मैंने भी ट्राई किया था, पर मैं एडवाइस करूँगी डॉक्टर से पूछे बिना कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा, डॉक्टर की एडवाइस लेके कीजिएगा। एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। मैंने तुरंत ही छोड़ दिया था, मैंने 1 मंथ ही फॉलो किया था। एंड ये 16 आवर्स और 8 आवर्स का ब्रैकेट होता है, शायद 16 आवर्स फास्टिंग करनी होती है और 8 आवर्स में आप ईटिंग कर सकते हो, कितना भी खाना चाहें। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। मैंने 16-8 नहीं किया था क्योंकि आप ट्रांसप्लांट मेडिसिन ले रहे होते हैं। अगर आप खाली पेट मेडिसिन खाएंगे तो आपके बहुत सारे इशू हो जाते हैं लाइक गैस्ट्रिक। खाली पेट ट्रांसप्लांट की मेडिकेशन नहीं खानी चाहिए। तो मैंने 14 और 10 आवर्स का ट्राई किया था। 14 आवर्स भूखी रही थी और 10 आवर्स में खाना खाया था। और अगर मेरा मेडिसिन पहले पड़ रहा है उस 14 आवर्स के फास्टिंग पीरियड में, तो मैं खूब पानी पीती थी, खूब 2-4 ग्लास पानी पीती थी, उसके बाद मेडिसिन लेती थी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि मेरा तो कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा नहीं रहा। कोई ज़रूरत नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की। वेट लॉस आप नॉर्मल डाइट एंड एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो करेंगे तो होगा वेट लॉस। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर वेट लॉस होगा। मेरे को बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है। स्टिल मुझे 5 kg और लॉस करना है एंड आई एम ट्राइंग टू हार्ड फॉर वेट लॉस। So these are the questions.
सो जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आंसर किए। होप्स आपके सारे क्वेरी मैंने सॉल्व कर दी हो। मैं कमेंट सेक्शन में तो रिप्लाई करती हूँ, स्टिल कुछ बातें रह गई हो जो मैंने आपको रिप्लाई नहीं की हो या नहीं बताई हूँ, तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते रहिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। होप यू आर ऑल फिट फाइन। और अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, बी सेफ, ट्राई टू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, ट्राई टू अवॉइड इन्फेक्शन। अगर आप सीकेडी पेशेंट है तब भी, और आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है तब भी, एंड आप नॉर्मल सबके लिए ये है, इस समय हम लोग को थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।